नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। देश के साथ साथ प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, देवभूमि और वीरभूमि को अब बनाया जाएगा खेल भूमि। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर किया शोक व्यक्त। मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की दी सलाह। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हिमाचल में भी राखी के इस त्योहार की खूब धूम रही। भाई बहन ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया। बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी और माथे पर तिलक कर ईश्वर से भाई की दीर्घ आयु और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों को कई उपहार दिए और ताउम्र बहनों की तन मन धन से रक्षा करने का वचन दिया। भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश भर में इस पर्व की खूब धूम रही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उनके सरकारी आवास ओक ओवर में भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधी। ब्रह्मकुमारी और शिमला में रहने वाले तिब्बती समुदाय की प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री को उनके सरकारी आवास पर राखी बांधी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रक्षाबंधन एकता का पवित्र पर्व है जो भाई और बहन के बीच प्रेम को और अधिक मजबूत करता है। नगर निगम की पूर्व महापौर कुसुम सदरेट ने अनाडेल में सेना के जवानों और पुलिस लाइन कैथू में तैनात पुलिस कर्मियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इस पावन पर्व पर बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी और माथे पर तिलक कर ईश्वर से भाई की दीर्घ आयु और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। रक्षाबंधन के इस पर्व को लेकर भाई बहनों में काफी उत्साह दिखा। भाइयों ने भी बहनों को कई उपहार दिए और ताउम्र बहनों की तन मन धन से रक्षा करने का वचन दिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धर्मशाला मेरा दूसरा घर है। जब मैं राजनीति में नहीं था तब मेरा यहाँ ज़्यादा आना होता था। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा का मेरा राजनीतिक सफर में बड़ा योगदान है और मेरा खेल से बहुत गहरा नाता रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला वीर भूमि के साथ साथ खेल भूमि भी है और अब हम यहाँ खेलों की सुविधा में विस्तार करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि खेलों के साथ साथ हमारी प्राथमिकता हिमाचल की कला और संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने की रहेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नए मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार किया, जिसका परिचय तक विपक्षी दल एवं कांग्रेस ने संसद में नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल नहीं चाहते थे कि संसद में कोई चर्चा हो, वे सिर्फ सेशन को वॉश आउट करना चाहते थे।
उन्होंने कहा कि हर प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का परिचय करवाया है। कांग्रेस ने ऐसा नहीं होने दिया। यह इसलिए क्योंकि मोदी का मंत्रिमंडल आज तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल है। इस मंत्रिमंडल में हर वर्ग को स्थान दिया गया है और केंद्र सरकार ने 11 महिलाओं को मंत्रिमंडल में स्थान दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा पूरे देश भर में चल रही है। मैं संसद बनने के बाद हिमाचल आया तो इस यात्रा की शुरुआत हमने शिमला से की। यात्रा में हजारों लोगों का आशीर्वाद हमें मिला। उन्होंने कहा कि रोज जनता में यात्रा को लेकर जोश, समर्थन एवं आशीर्वाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। मंडी में रात 12 बजे भी हजारों लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। 20 अगस्त को हमारे 31 कार्यक्रम और 21 अगस्त को 35 कार्यक्रम जन आशीर्वाद यात्रा के अंतर्गत हुए। प्रतिदिन 3 से 35 हजार लोगों से हमारा मिलना हो रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की जन कल्याण नीतियों से सभी को लाभ हो रहा है। जब मैं वापस जाऊंगा तो मोदी जी को बताऊंगा कि हिमाचल की जनता उनको कितना प्यार करती है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला वीर भूमि के साथ साथ खेल भूमि भी है। हम यहाँ खेलों की सुविधा में विस्तार करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि खेलों के साथ साथ हमारी प्राथमिकता हिमाचल की कला और संस्कृति भी है। अंत में मंत्री अनुराग ठाकुर ने शोभा आर्ट गैलरी एवं चंबा के रुमाल की भी बात की। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गग्गल, कांगड़ा, रानीताल में जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह पर स्वागत और उसके अलावा भी जनता ने जो अपनी ओर से घरों के बाहर आकर मिलना, आशीर्वाद देना, और यहाँ तक कि कल भी 17 के लगभग कार्यक्रम थे, कल भी 34-35 कार्यक्रम हुए। हमने कोई बड़ी सभाएं नहीं रखी, कोई जनसभा नहीं थी, लेकिन जन आशीर्वाद उससे ज़्यादा मिला। बारिश के बावजूद भी लोगों के उत्साह में कमी नहीं हुई, बल्कि जोश ज़्यादा बढ़ा। और कहीं ना कहीं ये संदेश मैं माननीय मोदी जी को भी वापस देने वाला हूँ कि हिमाचल की जनता उनको कितना प्यार करती है और यहाँ पर कितना समर्थन मिला है। दूसरा, धर्मशाला को, देवभूमि को जो हम वीर भूमि के साथ साथ खेल भूमि बनाने के लिए जो एक सोच है, उसमें मुझे लगता है जिला कांगड़ा के धर्मशाला में बहुत कुछ हो सकता है। और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में यहाँ पर खेलों की सुविधाओं में और सुधार हो और विस्तार हो, और यहाँ पर इवेंट्स भी पहले से ज़्यादा हो, क्योंकि पहचान धर्मशाला ने अपना खेल के लिए भी एक बहुत बड़ी बनाई है। हमारी प्राथमिकता उसमें भी रहेगी कि केंद्र की ओर से भी इसमें और ज़्यादा किया जाए ताकि सुविधाओं को भी बल मिल सके। कि हिमाचल की कला और संस्कृति, ये जो हमारी धरोहर है, हम इसको कैसे बचा भी सकें और बढ़ा भी सकें, ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक रहेगा। उदाहरण के तौर पर गुलेर पेंटिंग्स हो, नैनसुख पेंटिंग्स हो, कांगड़ा पेंटिंग्स की हम बात करें, शोभा आर्ट गैलरी की बात करें, या फिर चंबा के रुमाल की बात करें, चंबा के थाल की बात करें, और जो हमारा फोकलोर है, जो हमारा, उसके बारे में भी जो मिठास है हिमाचल के संगीत में, उसको भी एक नई पहचान दिलाने की आवश्यकता है। पहली बात तो मुझे लगता है कि खेलों को आगे बढ़ाने के लिए तो पहले मानसिकता या सोच बदलने की आवश्यकता थी, और एक बड़ा बदलाव पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला। आज परिवार भी कहते हैं कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में आगे जाएं। इसको थोड़ा और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र घुमारवीं के त्यून, पलसोटी, हार कुकार और कोठी क्षेत्र का दौरा किया और इन क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का यह पावन पवित्र त्यौहार भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है, साथ ही यह पर्व हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर बहनें अपने भाइयों को बड़ी ही खुशी व चाव के साथ रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। वहीं देश की एकता और अखंडता का सूत्र भी आज ही के दिन बांधा जाता है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र घुमारवीं के त्यून,
कलसोटी, हारकुकार व कोटी क्षेत्र का दौरा किया और इन क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के प्रसिद्ध संतोषी माता मंदिर में माथा टेका और मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि देश में सभी भाई बहन बंधुत्व एकता के भाव से एकजुट रहें और हमारे देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा के लिए हम सभी एक रहें और हमारा समाज स्वस्थ व सुखी रहे, समाज में शांति व खुशहाली रहे और कोविड-19 महामारी से भी हमारा समाज सुरक्षात्मक उपायों का प्रयोग करते हुए निडर होकर सामना करे। उन्होंने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन का त्यौहार एक पावन पवित्र दिया बहन का त्यौहार है, जहाँ वही यह त्यौहार हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। आज बहनें अपने भाई को बड़ी चाव से, बड़ी खुशी से रक्षा सूत्र बांधती हैं। वहीं देश की एकता और अखंडता का सूत्र भी आज के दिन बांधा जाता है रक्षाबंधन के रूप में। तो हम ये भगवान से विनती करते हैं और देशवासियों से अपील करते हैं कि हमारे सभी देश के अंदर सभी भाई बहन एक बंधुत्व भाव से रहें, एकता के भाव से रहें और हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी, एकता और अखंडता के लिए भी हम सब एकजुट रहें। यही मेरा संदेश है। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाना बालूगंज में तैनात पुलिस कर्मियों की कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान थाना बालूगंज के एसएचओ लक्ष्मण सिंह ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी और एबीवीपी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद किया। इस अवसर पर थाना प्रभारी ने सभी लोगों से कोरोना से बचाव को लेकर कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में सभी सतर्क रहें और नियमों का पालन करें। देश भर में रविवार को भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन इस बीच पुलिसकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाना बालूगंज में तैनात पुलिस कर्मियों की कलाई पर राखी बांधी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता ने कहा कि आज जब देश भर में भाई बहन अपने घर पर रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं, तब भी हमारे पुलिस जवान लगातार अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। ऐसे में विद्यार्थी परिषद ने इन पुलिस कर्मियों को सहयोग करने और अपनेतव भाव के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधी। उन्होंने कहा कि कोरोना के बीच भी पुलिस हमारे लिए खड़ी रही। सबसे पहले तो विद्यार्थी परिषद की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन अवसर की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई ने बालूगंज थाने में जाकर पुलिसकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधा। हम सभी देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे पुलिसकर्मियों ने पूरे कोरोना काल में अपनी अहम भूमिका निभाई, वो कोरोना वॉरियर के रूप में कार्य किया। हम सभी के ध्यान में है कि आज हम सभी जहाँ पर एक और अपने घरों में रक्षाबंधन का त्यौहार आराम से मना रहे हैं, वहीं ये पुलिसकर्मी आज भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। विद्यार्थी परिषद की ओर से इन सभी पुलिसकर्मियों का हार्दिक धन्यवाद करूंगी। वो एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन के पावन अवसर की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। वहीं इस दौरान बालूगंज थाना के एसएचओ लक्ष्मण ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के त्योहार की शुभकामनाएं दी और सभी प्रदेशवासियों से कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करने की भी अपील की। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आप एबीपी के बहन भाई जो इस रक्षाबंधन के पर्व को हमारे साथ मनाने के लिए हमारे थाना में आए हैं, मैं अपनी तरफ से व अपने सारे पूरे परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। का त्यौहार हमारे भारतवर्ष की पहचान व संस्कृति है। इसको संजोए रखने और इसको आगे बढ़ाने के लिए आप युवा जो आज हमारे थाना में आए हैं, आप और हमारे हाथों में राखी बांधी है, इससे समृद्ध संस्कृति का भास होता है और हमारे देश को महान बनाने में आपका पूर्ण योगदान है। इसलिए आप सबका हमारा उत्तरदायित्व है इस पर्व को मिलजुल के मनाएं, ताकि विश्व में हमारा भारतवर्ष जैसे विश्व गुरु रहा है, भविष्य में भी ऐसा विश्व गुरु बना रहे। किसान संघर्ष समिति के महासचिव संजय चौहान ने सरकार से मांग की है कि सेब के लिए प्रदेश में मंडी मध्यस्थता योजना को पूर्ण रूप से लागू कर कश्मीर की तर्ज पर ए ग्रेड के सेब के लिए 60 रुपये, बी ग्रेड के सेब के लिए 44 रुपये और सी ग्रेड के सेब के लिए
24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से एचपीएमसी, हिमफेड और अन्य सहकारी समितियों के माध्यम से खरीद की जाए। उन्होंने मांग की है कि जिनके पास लाइसेंस व परमिट है उन्हें ही मंडियों में कारोबार की इजाज़त दी जाए। संजय चौहान ने किसानों को जिस दिन उनके उत्पाद की बिक्री हो उसी दिन खरीदार और आढ़ती द्वारा भुगतान के प्रावधान को सख्ती से लागू किए जाने की मांग भी की है। किसान संघर्ष समिति सेब के दामों में आई भारी गिरावट व किसानों की मंडियों में हो रही लूट को लेकर जो है गंभीर चिंता व्यक्त करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इस परिस्थिति को देखते हुए सरकार जो है तुरंत सेब की खरीद के लिए मंडी मध्यस्थता योजना को जो है पूर्णतः लागू करे और सेब के ए ग्रेड के लिए 60 रुपए, बी ग्रेड के लिए 44 रुपए व सी ग्रेड के लिए कश्मीर की तर्ज पर जो है 24 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो है वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जो है सेब की खरीद करे। और इसके साथ साथ जो है जो किसानों की व बागवानों की प्रदेश की विभिन्न मंडियों में जो है एपीएमसी की कमेटियों की लचर कार्यशैली के चलते जो है वो लूट सूट व शोषण हो रहा है, इस पर जो है तुरंत रोक लगाई जाए और एपीएमसी कानून को जो है उसको तुरंत जो है प्रदेश में उसके तमाम प्रावधानों को जो है लागू किया जाए और उसके चलते जो है प्रदेश में सभी मंडियों में जो है खुली बोली जो है वो लगाई जाए। इसके साथ साथ जो उसके जो लाइसेंस और परमिट की प्रक्रिया है वो सभी कार्य करने वालों को जो है वो दिया जाए और बिना लाइसेंस व परमिट के किसी को भी जो है इन मंडियों में काम करने की इजाजत ना दी जाए तथा ये एपीएमसी कानून के तहत जो धारा 39 के उपधारा 19 का जो प्रावधान है कि जिस दिन किसान बागवान का उत्पाद मंडी में बिकता है उसी दिन जो है उसकी पेमेंट की जाए, इसको जो है सख्ती से लागू किया जाए और जो भी खरीदार या जो भी कारोबारी इस एपीएमसी कानून की उल्लंघना कर रहा है उस पर जो है तुरंत कार्रवाई की जाए और सरकार जो है इस मंडी मध्यस्थता योजना को लागू कर जो है बागवानों को इस गंभीर स्थिति से बाहर निकालकर जो है राहत प्रदान करे। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर लगातार दूसरे दिन सेब ले जा रहे ट्रक के अनियंत्रित होने से बड़ा हादसा हुआ है। रविवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के सनवारा रेलवे ओवरब्रिज के पास एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर आगे चल रही निजी बस से जा टकराया। टक्कर के बाद बस और ट्रक दोनों ही सड़क पर पलट गए। इस कारण बस में सवार करीब 20 लोगों के घायल होने की सूचना है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर में ले जाया गया। कुछ घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल सोलन व ईएसआई अस्पताल परमाणु रेफर किया गया है। हम सोलन से कालका जा रहे थे और कालका से ऊपर जावली से ऊपर जाके पीछे से ट्रक आ गया। उस ट्रक की ब्रेकें फेल हुई है कि क्या हुआ ये नहीं पता। उसने पीछे से जोर से टक्कर मारी, आगे जाके बस पलट गई और काफ़ी चोटें आई लोगों को भी। सारी जगह हॉस्पिटल में सारे देखो यहाँ पर पहुँचे हुए। इधर हमारी मिसेज है, ये हमारी दोस्ती है, ये बेटी है, अभी बेटा है। हाँ जी, मैं खाना बना रहा था अंदर क्वार्टर में और मैं क्या और ब्रेक मारे जैसे करी, मैं बाहर को आने में सीधा सेब की गाड़ी सीधा ऊपर गिरी के सेब के पेटी सारा मेरे टांग में आ गई। मैं टांग फ्रैक्चर हो गई जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने रक्षाबंधन का त्यौहार पुलिस चौकी समरील में तैनात पुलिस जवानों के साथ मिलकर मनाया। विद्यार्थी परिषद की स्वामी विवेकानंद नगर इकाई के सदस्यों ने सभी पुलिस जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनकी दीर्घ आयु की कामना की। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस जवानों के साथ मिलकर समरील के साथ लगती सरकारी वन भूमि में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर देवदार के सैकड़ों पौधे रोपित किए गए। रक्षाबंधन त्योहार के पावन अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद नगर इकाई समरील द्वारा पुलिस चौकी समरील के पुलिस जवानों के साथ मिलकर रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान इकाई कार्यकर्ताओं और छोटी बच्चों ने सभी पुलिस जवानों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधा और पुलिस जवानों के साथ मिलकर पौधारोपण भी किया। इस दौरान इकाई के नगर मंत्री गौरव शर्मा ने बताया कि इकाई हर त्योहार आम समाज के साथ मिलकर मनाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग
के जवानों ने कोरोना महामारी के दौरान भी समाज की सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाई है। चाहे कोई भी त्योहार हो, जहां एक तरफ आम नागरिक अपने परिवार के साथ मिलकर उस त्योहार को मनाता है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के जवान हर त्योहार के अवसर पर सामाजिक सुरक्षा के लिए अपने परिवार से दूर अपनी ड्यूटी निभाता है। गौरव ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ऐसे सभी जवानों को सैल्यूट करती है और रक्षाबंधन के इस पर्व पर पुलिस के जवानों की कलाई पर राखी बांधते हुए हमारे कार्यकर्ता यह विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी एक परिवार हैं। जहां पर भी किसी सेवा कार्य में पुलिस विभाग को वॉलंटियर की आवश्यकता पड़ेगी, विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा के लिए तत्पर रहेगा। इसी के साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस जवानों की कलाई पर राखी बांधते हुए पर्यावरण संरक्षण पर भी बल दिया। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से सरकारी व निजी संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है। भूस्खलन से जगह जगह सड़कें बाधित हो गई है। शिमला में पेड़ गिरने से सड़क किनारे पार्क वाहन भी इसकी चपेट में आए हैं, जिससे वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। प्रदेश के कई जगह भूस्खलन की आशंका भी जताई है। राजधानी शिमला में देर रात से हुई भारी बरसात से कई जगह भूस्खलन हुआ है। शहर में जगह जगह हरे पेड़ उखड़ गए हैं। वहीं खलीनी के पास पेड़ गिरने से सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए ठप हो गई। कई घंटों तक टूटीकंडी और खलीनी की तरफ से सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। पेड़ गिरने से कई जगह बिजली के खंभे टूट गए हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। वहीं विकासनगर में भी देवदार के 2 पेड़ एक साथ गिर गए। इससे बिजली का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया है। देर रात से ही इलाके में बिजली गुल है। शहर में कई जगह नालों का पानी और मलबा सड़कों पर आ गया है। कई सड़कें मलबा गिरने से बाधित हुई हैं। में फिर गाद आने से शिमला शहर के लिए पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। शहर में अभी ज्यादातर इलाकों में तीसरे दिन ही पानी दिया जा रहा है। वहीं भारी बरसात से शहर के कई इलाकों में पत्थर गिरने का सिलसिला भी फिर से शुरू हो गया है। हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के गांव महल के पास एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कार में सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज हमीरपुर अस्पताल में चल रहा है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के महल गांव के पास सुबह एक निजी कार मोड़ पर नियंत्रण खोने पर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि हादसे में गंभीर रूप से घायल दूसरे व्यक्ति का इलाज हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की मदद से चालक के शव को बाहर निकाला गया। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी शमशेर सिंह ने कहा कि दुर्घटना में कार चालक की मौके पर मौत हो गई और कार में सवार अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर है। उसे मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भेज दिया गया है। दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। वहीं ग्राम पंचायत महल प्रधान रवि कुमार ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। एक एक्सीडेंट का केस हुआ है। इसमें गाड़ी HR0PV 5304 महल के पास रोड से नीचे चली है, 150-200 फुट नीचे चली गई है, जिसमें कि एक व्यक्ति जो ऑन स्पॉट डेथ हो गया है और दूसरा बंदा इंजर्ड है। इंजर्ड को हॉस्पिटल भेज दिया है, उसका ट्रीटमेंट चला है और दूसरे बंदे को भी लोकल पब्लिक और होमगार्ड की फायर ब्रिगेड की मदद से नीचे नाले से निकाल के पुलिस की मदद को अभी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है, जिसमें FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। ये कनखरी के हैं, दोनों लोग ये महल से आ रहे थे और रात को ओवरस्पीड लग रहा है इनका और गाड़ी कटिंग और सीधे ढांग से नीचे चली गई गाड़ी। और इस वारदात की सूचना हमारे को सुबह 10:30 बजे की पुलिस थाना में मिली, फ़ोन द्वारा मिली जब, और पुलिस टीम ने तुरंत उसी टाइम पुलिस टीम मौका पे आ गई, जो लोगों की स्थानीय लोगों की मदद से एक इंजर्ड आदमी को निकाल के हॉस्पिटल भेजा और दूसरे बंदे को फायर ब्रिगेड की मदद से निकाल के सर हमें करीब 9:30 बजे के करीब पता चला कि यहाँ कुछ हादसा हुआ। तब मौके पर हम आए तो देखा हमें कि गाड़ी शायद नीचे गई है, निशान की वजह से जो निशान मौके पर मिले। फिर हम नीचे चले गए तो एक लड़का नीचे था बैठा हुआ, तो जब हम गए उसका नाम शायद अजय था और साथ में 2 लड़का डेथ हो गई, एक लड़की की।
प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली एम्स से 4 डॉक्टर आईजीएमसी आएंगे। दिल्ली एम्स से नेफ्रोलॉजी व यूरोलॉजी के डॉक्टर आएंगे, वहीं आईजीएमसी के सर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियक, थोरेसिक सर्जरी और रेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टर भी उपस्थित रहेंगे। मरीजों के लिए राहत की बात यह है कि ऑपरेशन निःशुल्क होंगे। दोनों मरीजों के लिए सीएम राहत कोष से 7 लाख रुपए दिए गए हैं। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने बताया कि 2 मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट होना है। दोनों मरीजों की सारी रिपोर्ट ठीक है। आईजीएमसी प्रशासन की ओर से सारी तैयारी कर ली गई है और डॉक्टर की टीम भी तैयार है। देखिए, रीनल ट्रांसप्लांट जो है वो कोविड से पहले हमारे यहाँ पर 3 किए गए थे और कोविड के दौरान जो प्रतिबंधित कुछ के कार्यों को प्रतिबंधित किया गया, कुछ बंदिशें लगाई गई, जिसके चलते पिछले लगभग 1.5 साल के दौरान कोई भी नया रीनल ट्रांसप्लांट का केस यहाँ पर नहीं हो पाया। और अभी जैसे थोड़ा कोविड के केसेस से रियायत मिली और वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हुई हैं, तो अस्पताल प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि आगामी निकट भविष्य में बहुत जल्द सोमवार को हमने 2 रीनल ट्रांसप्लांट के केस यहाँ पर रखे गए हैं और जिसके लिए दिल्ली एम्स से विशेषज्ञों की टीमें कल शिमला पहुँच रही हैं और जो सोमवार के दिन 2 लोगों के ट्रांसप्लांट यहाँ पर किए जाने निर्धारित किए गए हैं। देखिए, 3 लोगों के ट्रांसप्लांट इस संस्थान में अभी तक किए गए हैं और सोमवार को 2 और किए जाएंगे, तो ये संख्या 5 हो जाएगी। और बहुत जल्द निकट भविष्य में भी हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर के पहले सप्ताह में भी हम कुछ और ट्रांसप्लांट का भी शेड्यूल करेंगे। और अब आने वाले समय में ये प्रक्रिया इसी तरह सुचारू तौर पर चलती रहेगी और उसके बाद जब ये सिस्टम अपने आप ट्रैक पे आ जाएगा तो हम इस व्यवस्था को यहाँ पर सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। भारी भूस्खलन के कारण बाधित हुआ NH 707 पांवटा साहिब शिलाई लालढांग सड़क मार्ग करीब 30 दिनों के बाद देर शाम यातायात के लिए बहाल हो गया है। पिछले कई दिनों से यहां इस मार्ग को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चला हुआ था। एसडीएम पांवटा साहिब की अगुवाई में बनाई गई संयुक्त टीम ने बहाली के बाद मौके का जायजा लिया। एसडीएम पांवटा साहिब विवेक महाजन ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है और यहाँ से अब वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। एसडीएम ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर मार्ग के दोनों तरफ पुलिस और निर्माण कार्य में जुटे कंपनी के कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। आखिरकार करीब 23 दिनों बाद भारी भूस्खलन के कारण बाधित हुआ NH 707 पांवटा साहिब शिलाई लालढांग शनिवार देर शाम यातायात के लिए बहाल हो गया है। 30 जुलाई को इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बडवास के पास भारी भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद यहां करीब 100 मीटर से अधिक सड़क पूरी तरह से तबाह हो गई थी, जिससे क्षेत्र के करीब 50 पंचायतों के लोगों को आवाजाही में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। एसडीएम पांवटा साहिब विवेक महाजन ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है और यहाँ से अब वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक वाहनों की आवाजाही रहेगी और शाम के समय सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहन ही गुजर पाएंगे। एसडीएम ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर मार्ग के दोनों तरफ पुलिस और निर्माण कार्य में जुटे कंपनी के कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर दोबारा भी भूस्खलन की आशंका बनी रहती है, ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि एनएच निर्माण कार्य में जुटी कंपनी प्रबंधन को मौके पर 24 घंटे मशीनरी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि यदि दोबारा मार्ग बाधित होता है तो इसे तुरंत बहाल किया जा सके। आज सारी इंस्पेक्शन टीम आई थी देखने के लिए। हमें बताया गया कि रास्ता जो है वो खोल दिया गया है, तो उसके लिए जो पूरी टीम है वो आई हुई है, जिसमें कि डीएसपी साहब हैं, एक्सएन पीडब्ल्यूडी हैं और एसडीओ पीडब्ल्यूडी हैं और एचआरटीसी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। और यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है उनके भी जो यहाँ मैनेजर हैं वो भी यहाँ पे ही हैं। तो अभी उनके साथ जो है सारा निरीक्षण किया गया। तो जो गाड़ियाँ हैं वो भी क्रॉस करवाएंगी और गाड़ियाँ अभी जो हैं अभी तो वो आराम से जो हैं वो निकल गई हैं और छोटी गाड़ियाँ भी रुक गई हैं, निकल गई हैं अभी। और थोड़ा सा ये डिसाइड किया गया कि गाड़ियों को जो है छोटी गाड़ियाँ जो है उन्हें आवाजाही का जो है वो अलाउ कर दिया जाए और वो सुबह 6 बजे से जब लाइट हो जाती है उससे लेके शाम को 7 बजे तक जो है आवाजाही चलती रहेगी। और ये बीच बीच में गैप्स में छोड़ेंगे ट्रैफिक, ताकि काम भी चलता रहे और ट्रैफिक भी ना रुके।
ऐसा कमेटी का जो है वो अनुमोदन है। बसेस का भी ट्रायल तो करवा लिया है, बसेस भी जो थी वो निकल गई हैं, तो ये निर्णय लिया गया कि बसेस भी खाली करके ताकि उन पर लोड ना हो तो उसको भी जो है वो किया जा सकता है, बट कंट्रोल्ड रेगुलेटेड वे में। और डीएसपी साहब ने यहाँ पे दोनों तरफ जो पुलिस का इंतज़ाम कर दिया है और पुलिस को सेट वगैरह भी दे दिए हैं और वो 24/7 यहाँ रहेंगे। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे एक वो टीन शेड भी बना दिया जाएगा कंपनी द्वारा, ताकि उसमें जो है पुलिस वाले और जो कंपनी के जो लोग हैं वो भी यहाँ रहेंगे। और एक मशीन जो है जेसीबी और पोर्कलेन मशीन जो है वो यहाँ पे 24/7 रहेगी, रात के लिए भी रहेगी। और अगर रात में अगर ज़रूरत पड़े कोई एम्बुलेंस वगैरह की तो उसको रात में भी बजाय जो 6 से 7 बजे तक का टाइम फिक्स है उसके अलावा भी जो है उसे जाने दिया जाएगा। बड़ी गाड़ियाँ और छोटी गाड़ियाँ सभी बंद कर दी जाएंगी 7 बजे के बाद। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।